नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस के बाद हम बीपीएससी प्रीलिम्स को किस तरह से अटेम्प्ट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और हमारा सिलेक्शन पक्का हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं। हालांकि वो चेंजेस आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। देखिए, पहले बीपीएससी प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं और बीपीएससी प्रीलिम्स में पहले क्या होता था और अब क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पहले 150 होते थे और अभी भी इसमें 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सिलेबस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिलेबस सेम रहेगा, पहले भी और अभी भी सिलेबस सेम रहेगा। ऑप्शंस की जहाँ तक बात की जाए तो पहले भी 5 ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस थे A B C D E। ठीक है, अभी भी 5 ऑप्शंस ही रहेंगे। जो चेंजेज हुए हैं वो हुए हैं मार्किंग में चेंजेज हुए हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप एक सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत करते हैं तो या अनअटेम्प्टेड है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब ऐसा हो जाएगा कि अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स सही वाले में से डिडक्ट हो जाएंगे और अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपने सपोज टोटल प्रश्न किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए आपने 10 प्रश्न अटेम्प्ट किए। इन 10 में से पहले जो हैं वो पहले 6 प्रश्न आपके सही होते हैं और आखिरी के 4 प्रश्न आपके गलत होते हैं। तो पहले की मार्किंग के हिसाब से आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नई मार्किंग के हिसाब से आपके इन कुल 6 सही मार्क्स में से इसमें के टोटल मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। पर क्वेश्चन 0.25 डिडक्ट किया जाएगा तो 4 को मिला के टोटल हो जाता है 1 नंबर। तो इसमें से 1 नंबर घटा लिया जाएगा और आपको नए नंबर जो मिलेंगे वो 5 नंबर मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि आपको किस तरह से मार्किंग होने वाली है और किस तरह से ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। देखिए, इसका इम्पैक्ट आपको कैसे पड़ेगा। आप जानते हैं कि पहले जो सिलेबस था, पहले जो मार्किंग पैटर्न था, इसके हिसाब से जो कट ऑफ गया है, अगर आप देखें तो पहले कट ऑफ जो होता था वो 90 to 100 मार्क्स के बीच में होता था। लेकिन 6वीं में ऐसा हुआ कि जो कट ऑफ था वो 100 से लेके 110 के बीच में गया और 67वीं में ऐसा हुआ कि कट ऑफ 110 से लेके 120 के बीच में गया। आप देखें तो ये 108 नंबर यहाँ पे और यहाँ पे करीब करीब 113 नंबर जनरल का कट ऑफ गया है। आपको सोचना होगा कि ये कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है। तमाम हो हल्ला, आंदोलन, आरोप प्रत्यारोप के बीच में आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अब नंबर ऑफ मटेरियल अवेलेबिलिटी बढ़ गया है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं जहाँ पे आप न सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन बल्कि आपको बहुत सारे मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध हो जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ चुकी है, आपका माइंडसेट भी उस तरह से डेवलप हो चुका है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि बीपीएससी अब रेगुलर इंटरवल्स पे एग्जाम्स ले रही है, जिसकी वजह से लोग तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए हैं और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनकी कंटिन्यूटी भी बनी हुई है। इस वजह से जो प्रिपरेशन लेवल है, जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है और इस वजह से हो सकता है कि कट ऑफ ऊपर जा रहा हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कट ऑफ ऊपर जा रहा है और इसी आधार पे हमें अपनी तैयारी रखनी है। देखिए, अब क्या होगा कि पहले हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग, जो लोग सीरियस कैंडिडेट नहीं हो, जो लोग फैक्ट्स को रट के और अटेम्प्ट्स लेते थे और ज़्यादा करते थे, तो इनके नंबर यहाँ पर सही हो जाने के चांसेस, इनके नंबर ज़्यादा सही होने के चांसेस बन गए और ये लोग निकल गए। अगर हम बात करते हैं नॉन सीरियस कैंडिडेट की, बट अभी के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि जैसे ही वो एक गलत करेंगे तो ये सही में से उनका नंबर डिडक्ट हो जाएगा और ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कट ऑफ टॉप कंपटीशन के लेवल पे बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ये आपको इस तरह से समझिए कि जैसे अगर ये कट ऑफ की लाइन है तो जो बहुत सारे लोग यहाँ पर कहीं घूम रहे थे, यहाँ पर थे ज़्यादातर करके लोग, और कुछ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जो इस लाइन के आसपास में कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे रहते हैं, तो ये कंसंट्रेशन जोन हो जाता था कि कुछ लोग, जैसे मान लो अगर ये टोटल अगर हम बात करें तो 0 से लेके ये 100 और यहाँ पे अगर बात करें 120, तो कुछ ही स्टूडेंट हैं जो इस रेंज में आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 100, 110, 105, 95 के बीच में घूमते रहते हैं, एक जोन में घूमते रहते हैं। ये रेंज बढ़ जाएगा, ये रेंज अभी भी वही रहेगा। टॉप स्टूडेंट्स अभी भी उतने मार्क्स लाएंगे जितने वो लाते रहे हैं, लेकिन ये रेंज जो है कट ऑफ वाला, कट ऑफ के आसपास का जो रेंज है, ये रेंज काफ़ी हो सकता है कि इस वजह से बढ़ जाए। अब आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से आप काम करेंगे। तो सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो अपने नॉलेज पे काम करेंगे।
आपका नॉलेज पूरी तरह से बढ़िया होना चाहिए। नॉलेज बढ़िया से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि नॉलेज में आपको किसी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। आपको न सिर्फ फैक्ट्स याद होने चाहिए, आपको न सिर्फ फैक्ट्स याद होने चाहिए बल्कि साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी आपके सारे क्लियर होने चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे ही सिलेबस में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, मार्किंग पैटर्न में कोई चेंज किया जाता है या किसी भी तरह की कोई चीज़ प्रीलिम्स एग्जाम में चेंज की जाती है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है। अगर सेम तरीके से वही वन लाइनर क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो ये निगेटिव मार्किंग वो कहाँ से होगी? वो लोग फिर से तुक्का मारने वाले उसी तरह से तुक्का मारेंगे, रट के आएंगे हो सकता है और उनके मार्क्स आ जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी फैक्ट्स के अलावा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी ज़्यादातर करके अब पूछ सकती है। देखिए पहले यूपीएससी में अभी भी ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा संख्या में पूछे जाते हैं जिनको हम CTFS प्रश्न कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप प्रश्न कहते हैं। इनमें कई सारे स्टेटमेंट क्लियर होते हैं। एक प्रश्न में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देगा, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। उसमें वो दे देगा 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1, 1 alone, इनमें से कोई नहीं। तो अपने बीपीएससी में तो ई ऑप्शन भी है जो कि अपने आप में एक डेंजर चीज़ है जो काफ़ी खतरे में डालता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। हालांकि अगर आप देखें ई ऑप्शन को, अगर आप ई ऑप्शन पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे तो ई ऑप्शन आपको तभी डराता है जब आपको चीज़ें पता नहीं होती हैं। जब आपको क्लियरली पता है तो आप उस ऑप्शन से नहीं डरेंगे। दूसरा, ई ऑप्शन आपको तभी डराता है जब दिए गए ऑप्शंस में से कोई सही नहीं होता, क्योंकि आप श्योर नहीं होते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। लेकिन ज़्यादातर केस में जैसे 67 में अगर आप देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक प्रश्न था उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो क्लियर था कि उसमें ई ऑप्शन ही होगा। तो ऐसे प्रश्नों में, ऐसे दिए गए ऑप्शंस में आपको ई ऑप्शन को लेके नहीं घबराना होता है। हाँ, किसी फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको फैक्ट एग्जैक्टली नहीं याद है, उस केस में आपको जरूर ई ऑप्शन से डरना चाहिए, ठीक है। तो CTFS टाइप के प्रश्न अगर बीपीएससी पूछेगा तो ऐसी परिस्थिति में न सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बल्कि फैक्ट्स भी याद होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को भी आपको, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अब पढ़ना पड़ेगा। सो अब देखते हैं कि इसके लिए आपको बुक्स कौन सी लेनी पड़ेंगी। इसके पहले हमने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी खास बुक को कहते थे 3 बुक पढ़ो और बीपीएससी प्रीलिम्स निकाल लो, 4 बुक पढ़ो बीपीएससी प्रीलिम्स निकाल लो। ये सब मिथ है, ऐसा होता नहीं है। वो लोग जो कहते हैं वो लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और इसके बाद वो ये बात करते हैं ताकि आपका सिलेक्शन ना हो और उनका हो जाए। तो आप इस बहकावे में ना रहें कि 3 किताब पढ़ेंगे और आपका बीपीएससी हो जाएगा, 4 किताब पढ़ेंगे तो यूपीएससी सिविल सर्विस, ये सब बहकावे की बात है। इन सब बातों में भरोसा मत कीजिए। देखिए इसके पहले आप लूसेंट पढ़ते थे, मैं आपको कहूँगा कि आप लूसेंट अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, इसमें कोई नॉलेज कहीं से भी आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी सर, आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। टेक्स्ट बुक्स में आपको NCERT आप थॉरो पढ़नी पड़ेगी। NCERT आपको थॉरो पढ़नी पड़ेगी। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की NCERT पढ़ें अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। अगर आप थोड़े बहुत आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप कम से कम 11th और 12th की NCERT तो ज़रूर मंगा के पढ़ें, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तीसरा, इसमें करंट अफेयर्स का जो पार्ट आता है, करंट अफेयर्स का पार्ट, आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने की बात नहीं है, वो तो हम जानते हैं। देखिए आप जानते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि आप इसमें एक इकोनॉमिक्स पार्ट को, इकोनॉमी के पार्ट को आपने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है। मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं। मैं उनको बार बार कहता हूँ कि इकोनॉमी का पार्ट अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। खास करके जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये आपको तो बिल्कुल आपको देख के जाना है। हर साल का आपको फैक्ट्स याद होना चाहिए, पिछले 2 साल के, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो पिछले साल के भी चीज़ों को रिलेट करके पूछ दे। पैटर्न्स आपको ध्यान में रखने होंगे कि पिछले साल क्या हुआ था, जैसे एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या हुआ, कब ज़्यादा हुआ, कब कम हुआ, इकोनॉमी किस तरह से रिकवर कर रही है, जेड शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी। तो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए अगेन आपको या तो करंट अफेयर्स आप पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ने के पहले उससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्चुअल बुक्स को NCERT के द्वारा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आसानी होगी। देखिए इसमें तीसरा पॉइंट जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने करें। या नंबर ऑफ अटेम्प्ट से पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, बात करते हैं प्रैक्टिस की। आपको प्रैक्टिस क्या करना है। अब आपको जो टेस्ट सीरीज है इसकी महत्व काफ़ी बढ़ जाएगा। टेस्ट सीरीज का महत्व अब काफ़ी बढ़ जाएगा। देखिए टेस्ट सीरीज क्या होता है ना, आपको
टेस्ट सीरीज जब आप कोई चीज़ देते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो न सिर्फ आपका ब्रेन याद होता है, जबकि जो हमारे न्यूरॉन्स है वो हमारे फिंगर्स में भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं याद आ रही है, लेकिन आप लोग लिखने जाते हो तो आपका हाथ अपने आप करेक्ट स्पेलिंग लिख देता है। इसका मतलब इस फिंगर को भी याद है कहीं ना कहीं, उसके एक सबकॉन्शियस चीज़ में है कि हाँ ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अचानक से कुछ चीज़ को समझ लेते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकती है, तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही होता है। अब देखिए, जब आप टेस्ट सीरीज देंगे ना, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता चलेगा कि सर टेस्ट सीरीज बबल वाला टेस्ट सीरीज देंगे, सर्कल घेरने वाला, टिक मार्क करने वाला टेस्ट सीरीज देने से आपको फायदा नहीं होने वाला है, और कॉपी पर लिखने वाले से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर्कल घेरने वाला टेस्ट सीरीज, वहाँ जहाँ भी हो सके सर्कल घेरने वाला टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करें। आप चाहें तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसा होता है कि पहले क्या होता था कि 150 प्रश्न अटेम्प्ट करते थे, 130 140 का गोला भर पाए सर, बाकी के 10 तो गोला नहीं भर पाए, कुछ भी भर के चले आए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जो 120 से ज़्यादा गोला ही नहीं भर पाए, क्योंकि 150 प्रश्नों का गोला भरने में कम से कम आपको आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम चाहिए। तो आपको अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसमें टाइमिंग भी नहीं बदला है, वो 2 घंटे का टाइम पहले भी था और अभी भी है, तो आपको 2 घंटे के अंदर ही सारी चीज़ें करनी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 40 मिनट्स हमको बबल के लिए रखना पड़ेगा, बबल के लिए रखना पड़ेगा, सर्कल के लिए रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ क्वेश्चंस का गोला ना कर पाएँ, बनाते हुए भी, जानते हुए भी हम ना बना पाएँ। दूसरा ये भी होता है कि अगर आप गोला करने जाते हैं तो सर 4 गोला करना था, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का ये गोला था, इसमें हमने ये गोला कर दिया, दूसरा हमें उठाया, हमको गोला करना है नीचे, हमने गोला कर दिया ऊपर। ये जल्दी जल्दी में होता है, घाई घाई में क्या किया, नीचे का गोला ऊपर मार दिया। या ऐसे पॉसिबिलिटी है कि मारना है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अनअटेम्प्टेड है, क्वेश्चन नंबर 3 में गोला करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक गोला करना है, वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का गोला करके चले आए। जब जल्दी जल्दी ऐसा पढ़ेंगे ना, जल्दी जल्दी करेंगे इस तरह से गोला एग्जाम हॉल में, तो ये सारी गलतियां होंगी और जानबूझ के। और जानते हैं, ये जो मैंने रेंज बताया, सारे लोग लगभग मैक्सिमम लोग यही होते हैं, और यहाँ 1 से 2 गलती होती है और लोग नीचे चले जाते हैं कट ऑफ से, और 1 से 2 सही हो जाता है, लोग ऊपर चले जाते हैं कट ऑफ से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना होगा वो मैथ वाले पोर्शन पे काम करना होगा। वो जो 10 क्वेश्चंस है ना, ये 10 क्वेश्चंस आपको, एक क्वेश्चन अगर 2 मिनट भी लेता है तो ये करीब करीब आपका 20 मिनट ले लेता है। आपको इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मिनट आपके अगर चले गए तो आप सोचिए कि आप रेस में कहाँ हैं। तो आपको मैथ के क्वेश्चंस को कोशिश करना है कि जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएँ, ऑप्शंस के हिसाब से, ऑप्शन दिए गए ऑप्शन से ही अगर हम सॉल्व कर पाएँ, या हमको ट्रिक आती है तो ट्रिक सीखें। आपको मैथ वाले पोर्शन पे आप काम करेंगे तो आपका टाइम आसानी से मैनेज हो जाएगा। देखिए, इसमें चौथी चीज़ जो आती है, अच्छा इसमें टाइम मैनेजमेंट के अलावा प्रैक्टिस में आप जाएंगे तो इसी में आ जाएगा अटेम्प्ट, जिसको हम चौथे थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी, कि सर अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम कितने लें। देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें 2 तरह का होता है। पहला अटेम्प्ट जो होता है कि इसमें अगर आप चाहें तो लिमिटेड अटेम्प्ट लें, ठीक है। दूसरा होता है कि आप फुल अटेम्प्ट लें। लिमिटेड अटेम्प्ट में आप उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं जो आपको आता है और जिन पे आप श्योर हैं, या थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप थोड़ा बहुत का रिस्क लेते हैं। दूसरा फुल अटेम्प्ट में होता है कि आप 150 में से 150 या 148, 149, 150 बना के आते हैं। लिमिटेड अटेम्प्ट में हो सकता है कि आप 100 से लेके 120, 130 तक बना कर आएँ। ठीक है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। जरा हम इनको एक एक करके देखते हैं कि लिमिटेड में क्या हो रहा है और फुल में क्या हो रहा है, फिर हम आपको समझाएंगे कि आपको अटेम्प्ट कैसे लेना है। मान लीजिए हम लिमिटेड अटेम्प्ट ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर लिमिटेड अटेम्प्ट के माध्यम से अगर हमने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आप देखेंगे कि इसमें से आपके 10 प्रश्न गलत हो गए, आपने कहा कि मैं बहुत श्योर हूं लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन किसी न किसी वजह से गलत हो गए, तो आपके टोटल सही सब प्रश्नों की संख्या होगी 90, तो आपको टोटल सही मार्क्स मिलेंगे 90। लेकिन आपके टोटल जो गलत हो गए हैं ये 10 आपको उसमें से घटा लिए जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो आपके 2.5 नंबर घटा लिए गए। ठीक है, आपके 90 में से 2.5 नंबर आपके घटा लिए गए। अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल -2.5 अगर हम करते हैं तो टोटल मार्किंग होती है 87.5। ठीक है,
अगर हम माने कि आपने 120 प्रश्न बनाया है, इसको भी हम देख लें। अगर आप 120 प्रश्न बनाते हैं, हमने माना कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसके बावजूद आपने करीब करीब 20 क्वेश्चन गलत कर दिया और आपने 100 सही किया और 20 गलत कर दिया। ऐसी परिस्थिति में आपके जो करेक्ट वाले मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और जो आपके गलत वाले मार्क्स होंगे वो 5 होंगे। तो आपको जो टोटल मार्क्स मिलेगा वो 95 मार्क्स मिलेगा। आप समझ रहे हैं आपका कट ऑफ कहाँ जा रहा था। चलिए मान लेते हैं कि कट ऑफ में डिक्रीमेंट होगा, लेकिन ये कट ऑफ कभी भी 90 से लेके 100 के बीच में ही रहने वाला है, इससे नीचे तो नहीं जाने वाला है, आप किसी भी परिस्थिति में मान लें। दूसरा, अगर आप अभी के ट्रेंड्स को और उपलब्ध मटेरियल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप मान के चलें कि नियर अराउंड 100 ही कट ऑफ रहेगा, किसी भी हालत में इससे नीचे नहीं जाएगा। तो आप अगर 100 कट ऑफ है तो आप तो रेस से बाहर हो गए। तो इन दोनों में आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। अब हम जरा देखते हैं, अगर आप फुल अटेम्प्ट ले रहे हैं, मान लीजिए कोई 140 अटेम्प्ट लिया और उसके 100 प्रश्न सही हुए और उसके 40 प्रश्न गलत हो गए, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में यहां पे तो 100 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत में क्या हो जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई करें 0.25 से तो 10, इसमें से 10 घटा लिया गया, 10 घट जाएगा तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 90 मार्क्स। तो यानी ये भी बाहर होने के चांसेस इसके बनते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे सिनेरियो ऐसा हुआ कि अगर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ जो गलत हो रहे हैं ये थोड़ा कम गलत हुआ, मान लेते हैं कि इसी में 140 अटेम्प्ट हो रहा है और इसमें इसके 110 सही हो रहे हैं तो 30 गलत हो रहे हैं, क्योंकि 30 गलत होना बहुत बड़ी संख्या है। 30 भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो गलत हो सकती है। अगर कोई अच्छा प्रिपेयर करने वाला बंदा है, उसका 30 गलत हो रहा है नेगेटिव मार्किंग के टाइम में भी, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में गलत हो रहा है। अगर 30 गलत हो रहा है तो इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने मार्क्स गलत हो रहे हैं, वो 7.5 मार्क्स गलत हो रहे हैं। तो नंबर मिला 110, इसमें से घट गया -7.5, तो ये जो आपके मार्क्स आएंगे वो टोटल 102.5 आएंगे। देख रहे हैं आप, अगर इसमें आपने गलती, अटेम्प्ट ज़्यादा है, गलती कम हुई तो आपके नंबर 12 नंबर बढ़ गए। सॉरी, देखिए आप 100 में अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 87 पे हैं, 120 में अगर आप 20 गलत करते हैं तो आप 95 में हैं, 140 में अगर आप 40 गलत करते हैं तो आप 90 पे हैं, लेकिन 140 में अगर आप 30 गलत करते हैं तो आप 102 पे हैं। इसी को हम देखते हैं, अगर आप 150 के 150 अटेम्प्ट करके आते हैं और इस परिस्थिति में अगर आपके 100 सही हैं और आपके 50 गलत हैं, ऐसे में क्या होगा सर, 100 के तो ये 100 नंबर मिल जाएंगे। अब 50 वाले तो डिडक्ट हो जाएंगे, 50 वाले तो डिडक्ट हो जाएंगे और 50 वाले 12.5 नंबर डिडक्ट होंगे, और जब 12.5 नंबर डिडक्ट होंगे तो ये 87.5 हो जाएगा। ये 12.5 नंबर जब डिडक्ट होगा इसमें से तो ये 87.5 हो जाएगा। तो यानी अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, 100 में अगर 10 गलत हो गया तो आपके 87.5, अगर आप 150 अटेम्प्ट करते हैं और 50 गलत हो गए तो आपके 87.5, यानी आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आप 150 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन ज़रा 150 वाले पे ध्यान दें, अगर 30 आपके गलत हुए, 150 में अगर आपके 30 गलत हुए तो सही कितने हुए 120, गलत कितने हुए 30, तो मार्किंग कैसे होगी, यहाँ आपको 120 नंबर मिलेगा और यहाँ आपको -0.75 नंबर आपको 30 के मिलेंगे, और ऐसी परिस्थिति में आपका जो मार्क्स बनेगा वो 7.5, तो ये आपको 112.5, 112.5, आप काफ़ी आगे रहेंगे, है कि नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, इन एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर आप कम अटेम्प्ट ले रहे हैं, 10 नंबर कम ही गलत हो रहा है, 10 मार्क्स ही गलत हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, तो भी आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं और ज़्यादा गलत हो रहा है तो भी आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। लेकिन अगर आप मिडिल में कहीं अटेम्प्ट ले रहे हैं, ठीक है, और आपके थोड़े बहुत कम गलत हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर एक अच्छे और बढ़िया से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपने ज़्यादा बढ़िया अटेम्प्ट लिया है और थोड़े बहुत ज़्यादा गलत हो भी गए, मैंने 10 नहीं 30 गलत हुए, 3 गुना, इससे 3 गुना आपने, जब आपने 100 अटेम्प्ट किया था तो 10 हुए थे, अभी 30 में मान रहा हूँ आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। 100 में 10 गलत, 150 में 30 गलत, ऐसी परिस्थिति में आपके 112 नंबर आ रहे हैं। तो आप खुद से देखें और सोचें कि क्या करना मेरे लिए उचित होगा।
है ना। क्या मुझे लिमिटेड अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्या मुझे फुल अटेम्प्ट लेना चाहिए? मैं कहूँगा कि आपको कहीं ना कहीं मिडिल पाथ आपको अपनाना चाहिए। आपको न तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लेना है, न तो बहुत कम अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मिडवे, और ये कहीं ना कहीं बैठता है 130 से लेके 140 के बीच। आप कोशिश करें कि 130 और 140 के बीच में रहें, लेकिन आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे और जितनी कम गलतियां करेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें। अगर आप 3000 से 4000 प्रश्न अगर आपने ऑब्जेक्टिव के सॉल्व किए हैं सर, तो आप रूपीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इस हिसाब से आपको मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इन सारे विषयों पे हमने बात की, नॉलेज बेस पे, बुक पे, प्रैक्टिस पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे एनसीईआरटी का रोल काफ़ी बढ़ गया है, एनसीईआरटी का रोल काफ़ी बढ़ गया है और एनसीईआरटी के बढ़े हुए रोल को ध्यान में रखते हुए हमने अपने इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन तो क्लासेस चल ही रही हैं, ऑनलाइन के बच्चों के लिए भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मुझसे, हालांकि मुझसे पढ़ना कोई बहुत ग्रेट चीज़ नहीं है, बहुत सारे बहुत बढ़िया टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं जो आपको कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन में आपकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपको माइक्रो नोट्स मिलेंगे। माइक्रो नोट्स कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी तरह से बुक नहीं मिलेगा, एक पन्ने का नोट्स मिलेगा जिसमें वो सारा क्रक्स होगा जो आप पूरी किताब पढ़ने पे आपको मिलता है। पहला तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, दूसरा आपको माइक्रो नोट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ये लाइव क्लासेस आपको जूम पे होंगी और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, जो भी डाउट आपके होंगे वो डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए जाएंगे। एनसीईआरटी से रिलेटेड बैच में हम सारे सब्जेक्ट्स की एक्सक्लूडिंग साइंस, ठीक है, ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की हम कवर करेंगे, लेकिन साइंस सब्जेक्ट का हम केवल क्लास 8 से लेके क्लास 10 का कवर करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर के साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछता है। क्लास 8, क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 की साइंस और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सब्जेक्ट्स को हम इसमें कवर करेंगे। इस कोर्स की पूरी फीस है 1000 रुपये, 1000 रुपये इस कोर्स की पूरी फीस है। इसमें कोई जीएसटी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बहुत लिमिटेड हम लोग लेते हैं। आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर है 81,027 24424, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। इसमें आपको अपना नाम, नंबर, जो भी आपका नाम जो है, आपका नाम आपको बताना होगा, आपको मीडियम बताना होगा, आप किस माध्यम में तैयारी करते हैं, ठीक है। दूसरा, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका रेजिडेंशियल कहाँ है, आप कहाँ पे रह के तैयारी करते हैं। ये इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि आपको गाइड किया जा सके कि आपको सब्जेक्ट मटेरियल उपलब्ध कैसे हो पाएगा, आप कैसे तैयारी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। आपको उस वक्त आपको सारी चीज़ें बताएंगी कि आपको पेमेंट कैसे करना है, आपको पेमेंट कैसे करना है आपको बताया जाएगा। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए मैं नहीं दे पाता हूँ कोई भी चीज़। बच्चे कहते हैं सर फ्री में पढ़ाइए, यूट्यूब पे पढ़ाइए, फ्री में पढ़ाने पे क्या होता है, आप सीरियस नहीं रहते हैं, ना तो मैं ही सीरियस रहता हूँ, जो मेरे यहाँ का स्टाफ है जो काम कर रहा है, आखिर उसके टाइम को मैं किल करके अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा तो फिर उसकी सैलरी मैं कहाँ से ला कर दूँगा। तो इसके लिए मुझे लोगों के लिए भी आप इस बात को समझें कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं उपलब्ध। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी नेट पे डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। इसके अलावा एक हमारा जो नंबर है चैनल पे जो ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है, 8511514325। इस नंबर पे आप इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो फ़ोन पे करेंगे, इस नंबर पे 8511514325 पे फ़ोन पे हमारा है।
इस पे फ़ोनपे करके आपको स्क्रीनशॉट या तो इस नंबर पे या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको भेजना होगा। इसके बाद ये कोर्स आपका चालू हो जाएगा, जिसमें हम एनसीईआरटी को थॉरोली कवर करेंगे। देखिए एनसीईआरटी से ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ही सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखिए आपको लाख रुपए फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10,000 रुपये भी फीस देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया ना, तो कोई भी, आप चाहे सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी हो, यूपीपीएससी की तैयारी हो, बीपीएससी की हो, जेपीएससी की हो, आपको थॉरोली कवर हो जाता है। लेकिन उसका पढ़ने का एक तरीका है, वो रट्टा मार तरीका हम नहीं पढ़ सकते, और बच्चों टाइप भी नहीं पढ़ सकते कि ये हो रहा है, इसके राजा ये था, ये राजा था, उसका जन्म यहाँ हुआ, वो ये मरा, ये किया। ये सब कहानी कथा है, ये सब कथा कहानी से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, और आप मेंस में कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रीलिम्स में भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया तो। आपको चीज़ों को बहुत ही साइंटिफिकली पढ़ना होगा। आर्ट वाले सब्जेक्ट भी बहुत ही साइंटिफिकली पढ़े जाते हैं, और तभी हमारे नंबर आते हैं, तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें पटना कलम, पेंटिंग वगैरह के बारे में मैंने बात की है, तो बहुत ही स्पेसिफिक हेडिंग्स के साथ वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, तब जाके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। अदरवाइज़ आप वही ढाक के 3-5 सारे जनरल स्टूडेंट्स जैसा पढ़ेंगे वैसे ही आप पढ़ेंगे और उसी लपेटे में रह जाएंगे। आपको ध्यान में रखना होगा कि इस देश में बहुत लाखों करोड़ों ऐसे एस्पिरेंट्स होने वाले हैं जो लोग तैयारी करते हैं अलग अलग सेक्टर की, और वो सारे लोग उसी ढर्रे पे पढ़ते हैं। तो आपको एक ढर्रा चेंज करके भी पढ़ने का एक प्रयास करना चाहिए, कि हो सकता है आपको उससे कुछ बेनिफिट हो। ये कोर्स आपको जल्द से जल्द लॉन्च होगा। ये कोर्स आपको लॉन्च होगा एनसीईआरटी का 10 जनवरी से। 10 जनवरी से ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और ये कोर्स आपका चलते रहेगा, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, जो जब से ज्वाइन करेगा तब से ही वो कोर्स उसका उसी वक्त से चालू हो जाएगा, तब तक जब तक कि कंप्लीट चैप्टर्स कंप्लीट ना हो जाएं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट ना हो जाएं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।